अगर आपको इंडियन इकोनॉमी को एक होलसम व्यू पॉइंट के साथ देखना है तो आपको इसे 3 सेक्टर्स में स्टडी करना होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 3 सेक्टर्स में ब्रॉडली डिवाइडेड है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, जो है आपके एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर। आगे बढ़ने से पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि इन तीनों सेक्टर्स का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो आपकी कंट्री का ग्रोथ बताता है। जहां एग्रीकल्चर का जीडीपी में 17% कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग का 28% कंट्रीब्यूशन है, वहीं सर्विसेज सेक्टर का इंडिया के जीडीपी में 55% कंट्रीब्यूशन है। ऑन द कॉन्ट्ररी, यही सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट क्या प्रोवाइड करते हैं वर्कफोर्स में, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। एग्रीकल्चर सेक्टर से ऑलमोस्ट 42% ऑफ वर्कफोर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 25% का होता है और सर्विसेज सेक्टर से इंडिया में ऑलमोस्ट 33% का कंट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स में। अब यहाँ पे आप एक कॉन्ट्रडिक्शन क्या देख रहे होंगे कि एग्रीकल्चर जहाँ जीडीपी में 17% कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, वहीं एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से 42% प्रोवाइड हो रही है जीडीपी में। यहीं से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर एम्प्लॉयड है और पर कैपिटा इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लो होगी। अब इससे पहले कि हम इंडियन इकोनॉमी के इन सेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन को समझें, हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 फिलहाल स्टार्ट हुआ है या फिर एक प्रोलिफरेशन जोन में है, लेकिन उससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0 क्या थे, थोड़ा सा जिस्ट समझेंगे। इंडस्ट्री 1.0 जो लेट 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, उसमें हैंड पावर को अवॉइड करके मशीन्स पर शिफ्ट किया गया था और स्टीम पावर का यूज किया जाता था। इंडस्ट्री 2.0 जो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसमें मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज स्टार्ट हुआ था और इंडस्ट्री 2.0 लेट 19th या अर्ली 20th सेंचुरी में बिगिन हुई थी। इंडस्ट्री 3.0 जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसमें कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, लोगों को कंप्यूटर्स से इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ऑटोमेशन का स्टार्ट हुआ था। ये लेट 20th सेंचुरी में आया था इंडस्ट्री 3.0। अभी के टाइम में जो चल रहा है दैट इज इंडस्ट्री 4.0 या फिर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें ऑटोमेशन एक अलग बूम पर पहुंच गया है, जहां पर टेक्नोलॉजीज लाइक आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ये सारी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं और सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं, बहुत हाईली यूज की जा रही हैं। फिलहाल हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे इंडियन इकोनॉमी के ये तीनों सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, किस तरह से इन तीनों सेक्टर्स का वर्कफोर्स इवॉल्व कर सकता है और किस तरह से फ्यूचर में ये तीनों सेक्टर्स इंडस्ट्री 4.0 को यूज करके ग्रेटर एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। हिस्टोरिकली अर्ली ईयर्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पर एग्रीकल्चर इंडियन जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता था, जहां की हमने शुरू में देखा राइट नाउ करंट सिनेरियो में एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट 17% कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी का। ये डिक्लाइन कैसे हुआ? ये इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हुआ, जो इवॉल्व होता गया है विद टाइम। 1960s में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और गुड केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए गए, जहां मास प्रोडक्शन करने की कोशिश की गई और सप्लाई चेन को सीमलेस वे में एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई। हाउएवर, ग्रीन रेवोल्यूशन का चैलेंजेस ये थे कि अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज का प्रॉब्लम अराइज हुआ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन परसिस्ट करता गया। एनवायरमेंट को, क्लाइमेट चेंज के इशू को एक सस्टेनेबल वे में कंडक्ट नहीं किया गया। अब जैसे कि हमने सीखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। ये कंट्रीब्यूशन कम क्यों हुआ है? क्योंकि चैलेंजेस जैसे कि अनप्रेडिक्टेबल वेदर, आपको नहीं पता किस टाइम पे कैसा वेदर इस टाइम पे हो जाएगा, आपका क्रॉप का यील्ड खराब होता है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी इश्यूज, आप जितना प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट करते हो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता लैंड से। एंड द थर्ड वन इज इनएफिशिएंट सप्लाई चेन्स एंड करप्शन सिस्टम में, जिसने एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को हिंडर करके रखा हुआ है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर के इशू को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, और ये जितने भी क्लाइमेट चेंज के इश्यूज अराइज हो रहे हैं, इनको आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवरकम कैसे कर सकते हो। इंडस्ट्री 4.0 इज द सॉल्यूशन। कैसे आप एआई को यूज कर सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग और
सर्विसेज सेक्टर में आप फिर भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि कैसे एआई आपको हेल्प करेगा, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर को। अगर यही सारे सॉल्यूशंस जो हम देखेंगे ये इंडिया में अगर अप्लाई हो जाते हैं यूजिंग एआई इन द एग्रीकल्चर सेक्टर शायद फिर से वापस जीडीपी में हाई कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, और वही एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। एआई को यूज करके आप प्रिसीशन फार्मिंग कर सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कर सकते हो और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, जो सबसे बड़े 3 इश्यूज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को हिंडर करने वाले। प्रिसीशन फार्मिंग एआई पावर्ड सेंसर्स और ड्रोन्स को यूज करके सॉइल की हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है, क्रॉप की ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है और पेस्ट इन्फेस्टेशंस को मॉनिटर किया जाता है। आप रिमोटली अपने घर में बैठ के ये सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपने सॉइल की हेल्थ को चेक कर सकते हो। जहां आता है इशू अनप्रेडिक्टेबल वेदर का, आपको ऑलरेडी बेस्ड ऑन डेटा आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है, जहां पे आपको पता होता है कि नेक्स्ट वेदर फोरकास्ट आपका क्या है, और वो इतना प्रिसाइज होता है, इसीलिए उसको प्रिसीशन फार्मिंग बोला जाता है कि यू डू नॉट हैव टू फियर कि अभी वेदर चेंज ना हो जाए। कंपनीज लाइक क्रॉपिन और फसल एआई बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आपका इरिगेशन ऑप्टिमाइज होता है, आपके इंश्योरेंस ऑप्टिमाइज होता है और आपका फर्टिलाइजेशन ऑप्टिमाइज होता है। ये टेक्नोलॉजीज जो क्रॉपिन और फसल जैसे प्लेटफॉर्म्स इस टाइम पे यूज कर रहे हैं, दे हैव हेल्प्ड ओवर 2 मिलियन फार्मर्स वर्ल्ड वाइड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रॉपिन के साथ कोलैबोरेट करके 5 स्टेट्स में ऑलरेडी ये सारे एक्सपेरिमेंट्स रन करने स्टार्ट किए हैं, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी सक्सेसफुल हैं फार्मर्स के लिए। फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इन एक्सपेरिमेंट से बना रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो क्रॉपिंग के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है, वो हाईली सक्सेसफुल रन कर रहे हैं। अगर ये सारे फैक्टर्स आप टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रिसाइज फार्मिंग कर लेते हो, तो ये सारे फैक्टर्स का एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन ये होगा, जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है वो बहुत लो हो जाएगा। आपके फूड का इन्फ्लेशन, आपके खाने के प्रोडक्ट्स की जो महंगाई चल रही है मार्केट में, वो भी कम होगी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर एफिशिएंटली ऑपरेट करता है। क्रॉपिन एक सिंगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहां पर इंटीग्रेटेड डेटा प्रोवाइड होता है सारे स्टेक होल्डर्स को। क्रॉपिन ने एग्रीकल्चरल इनपुट कंपनीज जो एग्रीकल्चरल के इनपुट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपके सीड्स होते हैं, वो कंपनीज, गवर्नमेंट एडवाइजरीज, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस और फार्मिंग कंपनीज, ये सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म के अंडर लेकर आए हैं, जहां पर सारे ऑपरेशन सीमलेसली होते हैं और डेटा सबको प्रोवाइडेड होता है, जहां पे एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। अगर ऐसा एक प्लेटफॉर्म इस पूरी कंट्री में रन हो जाए, नॉट जस्ट 5 स्टेट्स, तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में फिलहाल 17% कंट्रीब्यूशन है, वो शायद फिर से वापस प्री इंडिपेंडेंस या फिर अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम के आसपास जा सकता है। 50% कंट्रीब्यूशन हो सकती है और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो सकती है रूरल सेक्टर में लोगों को, और अच्छा इनकम मिल सकता है उनको। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जो हमारा सेकंड पॉइंट है, उसमें डेटा का यूज किया जाता है। इस टाइम पर अगर आप कहीं पर भी देखेंगे, इंडस्ट्री 4.0 में डेटा इज द किंग। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में अगर आपके पास सारे फार्मर्स का, सारे स्टेक होल्डर्स का डेटा अगर एक प्लेटफॉर्म के पास है, जैसे क्रॉपिंग के पास है, तो वहां पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का बहुत अच्छा यूज होकर फोरकास्टिंग प्रोवाइड हो सकती है कि आपका वेदर कैसा जाएगा, आपकी सॉइल की हेल्थ फ्यूचर में कैसी जाएगी, अगले 10, 12, 20 आप कितने भी सालों का प्रेडिक्शन कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इट इज एक्यूरेट। वो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आती हैं अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही डिफरेंट एक्सोजेनस फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर बाहर से आके आपकी इंफॉर्मेशन को अगर डिसरप्ट करे, लेकिन वो नहीं होता। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, आपने बहुत केसेस सुने होंगे जहां पर करप्शन के इश्यूज अराइज होते हैं कि फार्मर्स को अपना ड्यू नहीं मिलता, जितना वो डिजर्व करते हैं अपने क्रॉप के लिए वो नहीं मिलता, और जो मिडल मैन आता है बीच में, बायर और सेलर के बीच में जो एक मिडल मैन आता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो हाईली करप्ट है और वो फार्मर्स को उनका ड्यू प्रोवाइड नहीं करता, और वहीं लोगों को भी, जो बायर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स के, उनको भी इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे या फिर महंगे प्राइसेस पे उनको वो प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब इसको सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन एआई कैसे हेल्प करता है, इंडस्ट्री 4.0 कैसे हेल्प करता है, लॉजिस्टिक्स को स्ट्रीमलाइन कर देता है एआई प्रोसेसेस। ऑटोमेशन इतना हाई लेवल का हो जाता है इन प्रोसेसेस में कि देयर इज नो चांस ऑफ करप्शन इन दीज केसेस। एग्री बाजार जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स फार्मर्स और बायर्स को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करवाते हैं, जहां पे मिडलमैन एलिमिनेट हो जाता है।
तो ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, प्रिसीशन फार्मिंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, एआई को सही तरीके से यूज करके अगर पूरी कंट्री में अगर इसको अप्लाई किया गया तो गारंटीड है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर वापस से जीडीपी में 50% ग्रोथ तक आ सकता है। अब इसमें फ्यूचर अडेप्टेशन आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ मेजर्स लेने होंगे, जहां पे आपको फार्मर्स को साइकोलॉजिकली उनको ट्रेन करना होगा कि वो इन टेक्नोलॉजीज को सीखें और मोबाइल ऐप्स में इन सारी एआई ऐप्स को यूज करें ताकि उनको बेटर रिजल्ट्स दिखें। अब ये वो अपने आप से एकदम से नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बोलने से नहीं हो पाएगा, वहां जाके उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनके हाथ से उनको सिखाना होगा ये चीजें और उनको रिजल्ट्स उनके सामने दिखाने होंगे। गारंटीड है कि अगर एक बार वो फार्मर अपने हाथ से उसको यूज करके रिजल्ट्स देख लेता है तो वो आपके जाने के बाद उसको जरूर यूज करेगा। इंडिया जैसी कंट्री में गवर्नमेंट का सपोर्ट और पार्टनरशिप्स प्राइवेट सेक्टर के साथ, जो गवर्नमेंट ही करवा सकती है फार्मर्स के लिए, एक प्रॉपर एग्रीकल्चर पॉलिसी होनी चाहिए जहां पे इंडस्ट्री 4.0 आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। अब हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे कि हमने देखा इंडिया के जीडीपी में 28% कंट्रीब्यूशन करता है और वर्कफोर्स का 25% एम्प्लॉयमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वीकनेस की वजह से ही अक्टूबर 24 में इंडिया का जीडीपी 6.4% प्रेडिक्ट किया गया था, फोरकास्ट किया गया था, जो 4 साल में सबसे कम है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बैकबोन होता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, और इंडिया में फिलहाल एआई का यूज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करना बहुत जरूरी है एफिशिएंट रिजल्ट्स डिराइव करने के लिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस 1956 और उसके सब्सिक्वेंट जो 5 ईयर प्लान्स प्लानिंग कमीशन के अंडर होते थे, उसके अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने की काफी कोशिश की गई। लेकिन डिस्पाइट दैट वी कैन सी एम्प्लॉयमेंट में 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और वहीं जीडीपी में 23% कंट्रीब्यूशन आ रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से ही इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को अभी बूम नहीं मिल पा रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेशन, स्मार्ट फैक्ट्रीज का अगर अभी बूम आ जाए तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हाईली ग्रो कर सकता है। एक तरह से अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का ग्रो किया तो इंडिया का बैकबोन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 3 फैक्टर्स हैं जहां पर एआई का यूज किया जा सकता है: स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपने देखा था कि एग्रीकल्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट था और वहीं मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 फैक्टर्स को एआई कैसे यूज करके बेटर कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो अब हम देखेंगे। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप एक वर्ड में समझना चाहो तो उसका मतलब है ऑटोमेशन। आपकी फैक्ट्रीज में जो लॉजिस्टिक्स हैं, आपकी फैक्ट्री में जो भी डेटा है, आपकी फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स इन आउट जा रहे हैं, जो भी लेवल पे जितना भी लेवल का प्रोडक्शन हो रहा है, सबका डेटा अवेलेबल होता है। एंड एआई में फिलहाल इस टाइम इंडस्ट्री 4.0 में, आई विल रिपीट, डेटा इज द किंग। जितना डेटा आपके पास है उतना ज्यादा आप प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। कंपनीज लाइक बॉश और टाटा स्टील ये एआई को हाईली यूज कर रहे हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। उसको थोड़ा सा समझेंगे कि वो कैसे कर रहे हैं। बेसिकली ये दोनों कंपनीज अपने मशीन्स में एआई को इस तरह से यूज करती हैं कि रियल टाइम पे वो मशीन्स की परफॉर्मेंस मॉनिटर होती रहती है। फॉर एग्जांपल, वो वेट नहीं करते कि कोई डिफॉल्ट अराइज होगा, वो डिफॉल्ट अराइज होने से पहले ही उसकी रियल टाइम में मॉनिटरिंग रहती है और एआई को यूज करके वो उसको टाइमली रिपेयर भी कर देते हैं कि वो सिचुएशन ही नहीं आती कि उनको कोई डैमेज देखना पड़े। रियल टाइम मॉनिटरिंग की वजह से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अश्योर हो जाती है कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो विद टाइम, जो बाद में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो मशीन के वेयर एंड टेयर की वजह से वो खराब तो नहीं आ रहे। यही एआई का यूज करके जो कंपनी के इन्वेंट्री लेवल्स हैं प्रोडक्ट्स के और जो मार्केट में उन प्रोडक्ट्स की डिमांड है, उन दोनों को राइट टाइम पे मीट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से वेस्टेज अवॉइड होती है, इनएफिशिएंसीज अवॉइड होती हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी अपडेटेड रहती है। एआई पावर्ड कंप्यूटर विजन सिस्टम्स को यूज करके आप प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर कर सकते हो और वो क्वालिटी कंसिस्टेंटली मार्केट में प्रोवाइड हो रही है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एआई को यूज करके आप मार्केट की डिमांड को एक ऑप्टिमल वे में रिस्पॉन्स दे सकते हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। आप कितना रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो अपनी कंपनी में और कैसे आप वेस्टेज को अवॉइड कर रहे हो, ये सारी चीजें बहुत हाईली स्ट्रीमलाइंड वे में और प्रिसाइज वे में एआई को यूज करके किया जा सकता है। इंडस्ट्री 4.0 में अगर इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करना है तो वर्कफोर्स को रीस्किल करना बहुत जरूरी है। माइंड इट, यहाँ रीस्किल का मतलब ये है
कि बहुत हाई लेवल की स्किल्स आपको प्रोवाइड करनी होंगी। एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी स्किल्स जो हैं ये कोई बहुत इजीली लर्न करने वाली स्किल्स नहीं हैं। इनके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी सपोर्ट गवर्नमेंट से चाहिए। वो जो वर्कफोर्स है जो ट्रांजिशन कर रही है एक जॉब से दूसरी जॉब में, उस वर्कफोर्स को एक प्रॉपर पॉलिसी सपोर्ट, एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। सर्विसेज सेक्टर जो टर्शरी सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, फिलहाल सर्विसेज सेक्टर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में, लेकिन जो वर्कफोर्स का एम्प्लॉयमेंट है वो 33% के अराउंड है। तो यहीं से इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। सर्विसेज सेक्टर इंडिया में पहले ट्रेड और ट्रांसपोर्ट पे फोकस था। उसके बाद 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद ये फोकस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर शिफ्ट हुआ। फिलहाल इंडियन टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज्ड है, लेकिन ये ही टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज जो सिर्फ 33% वर्कफोर्स के पास है, ये एक्सपर्टीज इंडिया को एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी स्किल करने की जरूरत है। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनीज इंडिया में क्लाइंट को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं एआई को यूज करके। क्लाइंट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस किस तरह के प्रोवाइड हो रहे हैं, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन फाइनेंशियल सर्विसेज में, डिमांड फोरकास्टिंग रिटेल सर्विसेज में, या फिर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये सारी सर्विसेज सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को भी और एग्रीकल्चर को भी प्रोवाइड कर रहा है एग्टेक के थ्रू। जैसे कि हमने क्रॉपिन का एक केस स्टडी देखा था। चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स एक बहुत इजी वे प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां कस्टमर्स की जो रेगुलर कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज और एजुकेशन सेक्टर में एआई की वजह से एक रेवोल्यूशन आ गया है, जहां रिमोट एरियाज में बैठकर स्टूडेंट्स को वीडियोस प्रोवाइड हो रहे हैं। वो आराम से अपनी सारी पढ़ाई अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। ये सब एआई की वजह से पॉसिबल हुआ है। हेल्थ केयर सेक्टर में टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स जैसे प्रैक्टो और नेटमेड्स ने एआई का यूज करके एक्यूरेसी को इंक्रीज कर दिया है। फाइनेंशियल सर्विस में एआई ने स्ट्रीम कर दिया है फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और कस्टमर सर्विसेज को। यही मार्केट में रोबो एडवाइजर्स भी आ गए हैं, जिनके लिए बोला जाता है कि वो ह्यूमन फाइनेंशियल एडवाइजर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इतनी हाई एफिशिएंसी और एक्यूरेसी है ये एआई मॉडल्स की। एआई का इतना हाई इम्पैक्ट होने की वजह से कंट्री में एआई का एथिकल यूज होने के लिए रेगुलेशंस होनी चाहिए, जो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को एक एथिकल वे में कंडक्ट करने में हेल्प करेंगी और गाइड करेंगी और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में तीनों सेक्टर्स को रखेंगी। तीनों सेक्टर्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर रेगुलेशंस प्रोवाइड होनी चाहिए कि कैसे वो इंडस्ट्री 4.0 को यूज कर रहे हैं और तीनों सेक्टर्स को एथिकली ग्रो कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर में एआई का यूज करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वेस्टेज रिड्यूस हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वेस्टेज रिड्यूस हो रही है, मॉनिटरिंग बेटर हो रही है मशीन्स की और उनका सॉल्यूशंस टाइमली रियल टाइम में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है। और सर्विसेज सेक्टर में एआई की वजह से सारे सेक्टर्स की, बीट हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज सेक्टर हैं, एआई को यूज करके ये सारी सर्विसेज की रीच इंक्रीज हो रही है। ये सारी सर्विसेज रिमोट इंडिया में भी जा रही है ओनली बिकॉज ऑफ एआई। फिस्कल ईयर 23-24 में रूरल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5% था। उससे पहले के साल में 2.4% था, थोड़ा सा बड़ा था रूरल इंडिया में। और अर्बन इंडिया में 5.1% था, जो उससे पिछले साल में 5.4% था। अब यहीं आप देख लीजिए कि अर्बन इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल इंडिया से ज्यादा है। वो क्यों ज्यादा है? क्योंकि अर्बन इंडिया में ओवर क्राउडिंग ज्यादा हो रही है, लिमिटेड जॉब क्रिएशन हो रही है, स्किल्स का मिसमैच हो रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हाईली प्रिवेल कर रहा है इस टाइम पे अर्बन इंडिया में। तो अर्बन इंडिया को इस टाइम पर एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये तीनों सेक्टर्स में आपने देखा कि कैसे एआई की वजह से ये तीनों सेक्टर्स में एक बूम आएगा। तो ये स्किल का जो मिसमैच है, ये स्किल के मिसमैच को फुलफिल करने के लिए फिर से हम रिपीट करेंगे, पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, जहां पर ये सारी वर्कफोर्स जो है, जो ट्रेंड नहीं है, जो स्किल्ड नहीं है, एआई के अकॉर्डिंग, एआई डिमांड के अकॉर्डिंग, एआई स्किल्स के अकॉर्डिंग इन सबको ट्रेन किया जाए और ट्रेन करके इन सबको रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में जॉब्स प्रोवाइड की जाए। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है
जहां पर जो वर्कफोर्स ट्रांजिशन कर रही है ट्रेडिशनल इकोनॉमी से एआई बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर, एआई बेस्ड स्किल्स के ऊपर, वो ट्रांजिशन के दौरान उन लोगों को, उस अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स को एक पर्टिकुलर टारगेटेड बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाए, जिस इनकम की वजह से वो उस ट्रांजिशन पीरियड में स्ट्रेस फ्री रहकर अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। अगर एक स्ट्रीमलाइंड वे में पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होता है स्किलिंग का और हर एक सेक्टर में एआई का राइट वे में यूज करने से, एथिकल वे में यूज करने से, बोथ इंडियन इकोनॉमी यूजिंग द इंडस्ट्री 4.0 and the citizens of Indian economy using Industry 4.0 can become a great success. Thank you so much for watching. Please subscribe to the channel.